अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए CS101 का फाइनल टर्म लेकर आया हूँ। तो आपने कोशिश करनी है वीडियो एंड तक लाजमी देखें। इसमें सारे मैंने MCQs शॉर्ट लॉन्ग्स कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर कवर किए हैं और आपको बताया है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और आपने जो पास पेपर CS101 के हैं वो आपने नहीं देखने। आपको पता है कि हमारे जो मिड हुआ था उसमें भी पास पेपर में से कुछ भी नहीं आया था। तो आपने रिसेंट जो क्विज़ हुए हैं वो जो क्विज़ नंबर 2 वो आपने रिवाइज़ कर लेना है। क्विज़ नंबर 2 के आपने जितने भी आपके पास क्वेश्चन हो वो आपने रिवाइज़ कर लेने। और उसके अलावा मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस और शॉर्ट लॉन्ग कवर किए हैं। तो आपने अगर आपने रिवाइज़ किया हुआ है तो भी आपने ये वीडियो मुकम्मल तौर पर लाजमी देखनी है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो अगर आप एक मरतबा ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देख लें तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। मॉड्यूल 109 प्रोग्राम फॉर मॉडर्न कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर इनकोडेड एज न्यूमेरिक डिजिट। मॉडर्न कंप्यूटर के प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होते हैं जो कि न्यूमेरिक डिजिट के लिए इनकोडेड किए जाते हैं। दूसरा MCQs है प्रोग्राम्स फॉर मॉडर्न कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन दैट इनकोडेड न्यूमेरिक डिजिट। सच इनकोडिंग सिस्टम इज नोन एज, जो न्यूमेरिक डिजिट इनकोडिंग सिस्टम है उसे क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। राइटिंग इन ए मशीन लैंग्वेज इज़ ए टीडियस टास्क, मुश्किल टास्क। प्रोग्राम की राइटिंग मशीन लैंग्वेज में एक मुश्किल तरीका है। राइटिंग प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज इज ए टीडियस टास्क दैट ऑफन लीड टू एरर दैट मस्ट बी लोकेटेड एंड करेक्टेड। प्रोग्राम की राइटिंग एक मुश्किल काम है जिसमें एरर्स भी हो सकते हैं जिनको लोकेट करना चाहिए और करेक्ट करना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। LD stand for load, ADDI stand for add, ST stand for store, and HLT stand for halt. Halt means close, just stop. For stopping a program, we use halt या C000. Halt means stop. ये क्वेश्चन MCQ आ सकता है। halt means क्या होता है? stop. We are using descriptive names. Program price, shipping charge and total cost refer to the memory cells in location 6C, 6D and 6C respectively. हमने प्राइसिंग को और शिपिंग चार्ज और टोटल कॉस्ट को मुख्तलिफ सेल्स की लोकेशन जैसे 6C, D और E पर प्लेस किया है। सच डिस्क्रिप्टिव नेम्स आर कॉल्ड प्रोग्राम वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स। ये इनको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव नेम्स ये प्राइस, शिपिंग चार्ज को प्रोग्राम वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स कहते हैं। उसके बाद है मॉड्यूल 110 प्रोग्राम डेवलप फॉर द कन्वर्ट निमोनिक एक्सप्रेशन इनटू मशीन लैंग्वेज। वो प्रोग्राम जो निमोनिक एक्सप्रेशन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? असेंबलर्स कहते हैं। ह्यूमन कुड डेवलप ए प्रोग्राम इन निमोनिक फॉर्म एंड देन हैव टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज बाय मींस ऑफ असेंबलर्स। इंसान निमोनिक फॉर्म में प्रोग्राम लिखता है और उसको मशीन लैंग्वेज में किस तरीके से कन्वर्ट करता है? असेंबलर के ज़रिए से। द निमोनिक सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिव प्रोग्राम इज कलेक्टिवली कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। निमोनिक सिस्टम में प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने का मुकम्मल तरीका क्या है? असेंबली तरीकों को असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इज़, प्रोग्राम की फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। क्वेश्चन आ सकता है प्रोग्राम की फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी होती है? तो आंसर ये है प्रोग्राम की फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है। प्रोग्राम की सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज असेंबली मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यानी, और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है ये। राइट द 2 and 3 advantages and disadvantages of assembly language। यानी अगर शॉर्ट कोई क्वेश्चन होगा ये 2 लिखें यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज या 3, और लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। असेंबली लैंग्वेज एडवांटेजेस कौन से होती हैं? इट अलाउ कम्प्लेक्स जॉब टू रन सिंपलर वे। कम्प्लेक्स जॉब को सिंपल तरीके से करता है। मेमोरी एफिशिएंट है यानी इसके लिए मेमोरी एफिशिएंट है यानी लेस मेमोरी की ज़रूरत होती है। फास्टर, स्पीड फास्टर है, टाइम की बचत होती है। इट इज़ मेनली हार्डवेयर, ये हार्डवेयर ओरिएंटेड है।
इट रिक्वायर्स लेस इंस्ट्रक्शन टू गेट द रिजल्ट, इंस्ट्रक्शन की कम ज़रूरत होती है इसको रिजल्ट पहुंचने के लिए। यूज़ द क्रिटिकल जॉब, क्रिटिकल जॉब्स में ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप द ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन, हमें इसके लिए मेमोरी लोकेशन की ट्रैक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ लो लेवल असेंबल्ड फॉर्म। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? इट टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू राइट द कोड फॉर द सेम, हमें इसके कोड लिखने के लिए बहुत ज़्यादा, असेंबली लैंग्वेज कोड लिखने की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है और समझ नहीं आता, यानी इंसान की समझ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इट्स सिंटैक्स इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, इसका जो मुकम्मल सिनेरियो होता है, ये इसकी लिखने का तरीका, ये इसके सिंटैक्स को समझने में मुश्किलात होते हैं। इट इज़ लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। It needs more size and memory to computer to run along with program written in assembly language. असेंबली लैंग्वेज को रन करने के लिए कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है वो क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आर फोर्ट्रॉन या कोबॉल। तो इसका मुखफ़फ़ पूछ सकते हैं, यानी फोर्ट्रॉन कौन सा मुखफ़फ़ है? तो ये फोर्ट्रॉन यानी फार्मूला ट्रांसलेटर, और कोबॉल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट MCQs आर द कलेक्शन ऑफ हाई लेवल प्रिमिटिव हैड बीन आइडेंटिफाइड ए प्रोग्राम कॉल्ड ट्रांसलेटर्स। हाई लेवल प्रिमिटिव को क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर कहते हैं। आपको बताते चलूँ कि जो इसमें फाइनल टर्म में CS101 के फाइनल टर्म में जो भी MCQs या शॉर्ट या लॉन्ग आएंगे वो आपके हैंड आउट्स में भी ऐसे ही आएंगे, इससे बाहर वो नहीं देता। जो आपने बिट टर्म भी देख रहे हैं आपको इसका पता होगा। अच्छा, ट्रांसलेशन प्रोग्राम ऑफन कॉल्ड कंपाइलर्स। ट्रांसलेशन प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? कंपाइलर कहलाते हैं। द अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर्स कॉल्ड डैश इमर्ज अनदर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर के अलावा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या यूज़ होता है? इंटरप्रेटर्स यूज़ होते हैं। Who is recognized as the developer of first compiler? फर्स्ट कंपाइलर को किसने डेवलप किया था? ग्रेस हॉपर ने डेवलप किया था। मॉड्यूल 111 इवन इन द केस ऑफ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज कंपाइलर डिजाइनर्स ऑफन प्रोवाइड फीचर समटाइम्स कॉल्ड लैंग्वेज एक्सटेंशन। हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कंपाइलर डिजाइनर एक फीचर प्रोवाइड करते हैं जिसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्सटेंशन कहते हैं। राइट सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज सिग्निफिकेंस लिखें, यानी इसकी अहमियत लिखें। फर्स्ट सिग्निफिकेंस यह कि फर्स्ट दे आर क्लोज एनफ टू बीइंग मशीन इंडिपेंडेंट दैट सॉफ्टवेयर कुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन मशीन टू अनदर विद ईज, यानी ये मशीन इंडिपेंडेंट के क्लोज होते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक मशीन से दूसरी मशीन तक आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। सेकंड, द गोल ऑफ मशीन इंडिपेंडेंट टर्न आउट टू बी ओनली सीड फॉर मोर डिमांडिंग गोल्स। तो मशीन इंडिपेंडेंट का गोल ये होता है कि ये मोर डिमांडिंग गोल के लिए ज़रूरत होती है। अच्छा, थर्डली मेक द प्रोग्राम ईजियर टू यूज़, तो ये प्रोग्राम को आसानी के साथ इस्तेमाल करने के लिए भी ज़रूरत होती है। थर्ड सेकंड जनरेशन लैंग्वेज की ये क्या थी? अहमियत थी। अच्छा, मॉड्यूल 112 और 112 है। द टर्म प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज ए मिसनोमर, द मोर रियलिस्टिक टर्म यूज इज सॉफ्टवेयर डेवलपिंग पैराडाइम, यानी रियलिस्टिक टर्म प्रोग्राम पैराडाइम की जो रियलिस्टिक टर्म है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपिंग पैराडाइम, यानी प्रोग्राम पैराडाइम के अलावा हम सॉफ्टवेयर पैराडाइम भी यूज़ कर सकते हैं। द इम्पेरेटिव पैराडाइम इज आल्सो नोन एज प्रोसीजरल पैराडाइम। इम्पेरेटिव पैराडाइम को हम प्रोसीजरल पैराडाइम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इम्पेरेटिव पैराडाइम। शॉर्ट क्वेश्चन है, द इम्पेरेटिव पैराडाइम डिफाइन द प्रोग्रामिंग प्रोसेस टू बी डेवलपमेंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ कमांड दैट व्हेन फॉलोड मैनिपुलेट डाटा प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट, or the software development paradigm where functions are implicitly coded in every step required to solve the problem। यानी पैराडाइम का वो तरीका, डेवलपिंग पैराडाइम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम का वो तरीका तो जिसमें हर स्टेप पर प्रोग्राम को सॉल्व किया जाता है,
उससे क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव पैराडाइम। इम्पेरेटिव पैराडाइम की कौन सी एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है इम्पेरेटिव पैराडाइम, डिफाइन इम्पेरेटिव पैराडाइम और इसकी एग्जांपल पे लिखें। तो पास्कल, सी और जावा ये इम्पेरेटिव पैराडाइम की एग्जांपल है। अच्छा, मॉड्यूल 113 डिक्लेरेटिव पैराडाइम, which task a programmer to describe the problem to solve rather than the algorithm to be followed। इसमें स्टेप मुकम्मल तौर पर हर स्टेप फॉलो करना पड़ता है इम्पेरेटिव पैराडाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जबकि डिक्लेरेटिव पैराडाइम में we ask the programmer to describe the problem to be solved rather than the algorithm to be followed। उसमें डिक्लेरेटिव में प्रोग्रामर को कहा जाता है कि वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, rather than the algorithm to be followed, या मुख्तलिफ तरीके यानी एल्गोरिथम इस्तेमाल करने की बजाय। A declarative programming system applies a pre-established general purpose problem solving to solve the problem to presented। इसकी एग्जांपल कौन सी हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं SLQ एंड प्रोलॉन्ग। पैराडाइम की कौन सी थी एग्जांपल, पास्कल एंड जावा, और डिक्लेरेटिव की कौन सी हैं, SQL एंड प्रोलॉन्ग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ऑब्स्टेकल्स इन डेवलपिंग अ प्रोग्राम सिस्टम बेस्ड ऑन द डिक्लेरेटिव पैराडाइम। डिक्लेरेटिव पैराडाइम के को यूज़ करने में, जो कि ये एक डेवलपिंग पैराडाइम सिस्टम का एक यूज़ है, इसमें ऑब्स्टेकल या रुकावटें कौन सी होती हैं, डिक्लेरेटिव पैराडाइम के यूज़ में रुकावटें कौन सी होती हैं। मेजर ऑब्स्टेकल डेवलपिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन द डिक्लेरेटिव पैराडाइम इज नीड फॉर एन अंडरलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्ट हैज़ बीन इंक्रीज अटेंशन टू द डिक्लेरेटिव प्रोग्राम एंड द इमरजेंस ऑफ लॉजिकल प्रोग्रामिंग। अच्छा, मॉड्यूल 114 है, ए प्रोग्राम इज व्यूड एज एन एंटिटी दैट एक्सेप्ट इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ये क्वेश्चन आ सकता है, द प्रोग्राम इज व्यूड एज डैश की जगह आप एंटिटी यूज कीजिएगा। प्रोग्राम व्यूज एन एंटिटी दैट एक्सेप्ट एंड इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। मैथमेटिक्स रेफर टू एंटिटीज फंक्शन एंड विच ऑफ द रीजन अप्रोच टू कॉल्ड फंक्शनल पैराडाइम। जो मैथमेटिशियन होते हैं वो एंटिटीज़ को फंक्शन के तौर पर डिस्क्राइब रेफर करते हैं, तो इसकी वजह क्या है, फंक्शनल पैराडाइम इसकी वजह। और दी फंक्शन पैराडाइम इज कंस्ट्रक्टेड, क्वेश्चन आ सकता है फंक्शन पैराडाइम कैसे बनाया जाता है। प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट। प्रोग्राम जो स्मॉलर प्रोग्राम यूनिट होता है उसको मिलाकर कनेक्ट करके बनाया जाता है, सो दैट ईच यूनिट आउटपुट इज यूज्ड अनदर इनपुट इन सच वे दैट द डिजायर ओवरऑल इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जाम्पल लिप्सन एंड पाइथन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल पैराडाइम। अच्छा, मॉड्यूल 115 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम इज सूटेड विद द प्रोग्रामिंग प्रोसेस कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रोसेस यूज होता है, OOP भी आ सकता है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोसेस यूज होता है। इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम सॉफ्टवेयर सिस्टम इज व्यूड एज कलेक्शन ऑफ यूनिट कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में यूनिट्स को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम यूनिट क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। In object-oriented paradigm, a collection of function called methods, collection of unit called object, collection of function called method। ये आपने फर्क लाजमी लिखना है। Object-oriented paradigm में collection of units को कहते हैं object, and the collection of function को method कहते हैं। What is the difference between imperative and declarative paradigm? क्वेश्चन आ सकता है कि imperative और declarative paradigm में क्या फ़र्क है, तो ये आपने देख लेना है। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, इन द प्रोग्राम इज सिंपली स्पेसिफाई हाउ टू बी डन।
इम्पेरेटिव प्रोग्राम ये स्पेसिफाई करता है कि प्रोग्राम को कैसे मुकम्मल किया जाए, और डिक्लेरेटिव में प्रोग्राम इज स्पेसिफाई व्हाट टू बी डन। तो तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम या प्रोग्रामिंग में ये स्पेसिफाई की जाता है कि प्रोग्राम को कैसे डन किया जाए, क्या चीज़ में क्या कौन सा प्रोग्राम डन किया जाए। अच्छा जी, इट इज़ सिंपली डिस्क्राइब कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन। ये आपने वीडियो पास करके एक मरतबा ये सारा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल पैराडाइम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। फंक्शनल पैराडाइम क्या होता है? दिस प्रोग्रामिंग पैराडाइम एम्फसाइजेस ऑन द यूज ऑफ फंक्शन वेयर ईच फंक्शन प्रोग्राम स्पेसिफिक टास्क। फंक्शनल पैराडाइम में जो होता है ये फंक्शन के यूज़ पर मुश्तमिल होता है, वेयर ईच फंक्शन प्रोग्राम स्पेसिफिक टास्क, जबकि हर फंक्शन मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, दिस प्रोग्राम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, क्लास आर यूज इन द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। तो इसको भी आपने एक मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसमें से जो आपको आसान लगे 2-3, यानी जो ये है फंक्शनल पैराडाइम ये डिक्लेरेटिव पैराडाइम मॉडल फॉलो करता है, तो ये जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये इम्पेरेटिव पैराडाइम मॉडल यूज़ करते हैं। इस तरह आपने ये देख लेना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, आपने देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, मॉड्यूल 116 है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ एलोकेशन इन द मेन मेमोरी टू बी रेफरेंस्ड बाय द डिस्क्रिप्टिव नेम रादर देन बाय न्यूमेरिक एड्रेस, सच नेम इज नोन एज वेरिएबल। हाई लेवल प्रोग्रामिंग में मेन मेमोरी लोकेशन को डिस्क्रिप्टिव उनके नाम दिए जाते हैं, उनको न्यूमेरिक एड्रेस के बजाय उनको नाम दिए जाते हैं, उनके नामों को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। Encompasses both the manner in which the data is encoded and the operation that can be performed on the data is called data type. Numeric data consisting of whole numbers probably stored using two complement notation refer to two complementation notation को क्या कहते हैं? numeric data, तो इसको integers कहते हैं। numeric data that might contain values other than the whole number probably stored in the floating point notation refer to as float। न्यूमेरिक डाटा जो कि वैल्यूज़ की बजाय होल नंबर पर मुश्तमिल होता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन पे जिसको स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डाटा टाइप फ्लोट इज सिमिलर टू दो परफॉर्म द डाटा ऑफ टाइप इंटीजर्स। अच्छा, द नेम ऑफ वेट लिमिट विल बी यूज लेटर इन द प्रोग्राम रेफर टू एज मेमोरी एरिया कंटेनिंग ए वैल्यू स्टोर्ड इन द टू कंप्लीमेंट notation. The name of the weight limit will be used. क्वेश्चन आ सकता है ये, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है, तो इसकी जगह ये आपको वेट लिमिट आप इसका ऑप्शन में आपने चूज़ करना है। अच्छा, दी 4 लेटर डिजिट कुड बी यूज द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज़ होगी? C++, C हैश एंड जावा डिक्लेयर द वेरिएबल। तो फिलिंग ब्लैंक्स आपने ये लिखना है, आपने मुकम्मल तौर पर रीड कर लेनी। The type dash refer to data items that can be take only the values true or false, boolean true or false and true operation true or false, तो इसमें boolean operation यूज़ करते हैं, boolean या पढ़ चुके हैं पर। The data type that included primitive programming language such as int for the integer and char for the character are called primitive data typing। इसको प्रीमेटिव डाटा टाइपिंग कहते हैं। डाटा टाइप की वो किस्म जिसमें हम इंटीजर के बजाय आईएनटी यूज़ करते हैं या चार करैक्टर के बजाय चार यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस इसको क्या कहते हैं? प्रीमेटिव डाटा टाइपिंग कहते हैं। अच्छा, अगला मॉड्यूल 117 है, वेरिएबल इन प्रोग्राम आर ऑफन एसोसिएटेड विद डाटा स्ट्रक्चर। वेरिएबल डाटा स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। वन कॉमन डाटा स्ट्रक्चर इज द अरे। कॉमन डाटा स्ट्रक्चर कौन सा? अरे है। INT_29 the language C, which means इस INT_29 language C में इसका क्या मतलब है? The variable score will be used in the following program unit refer two-dimensional array of integer having 2 rows or 9 columns।
ये पहला रोज़ को शो करता है, दूसरा कॉलम को शो करता है, यानी इसमें 2 रोज़ को शो कर रहा है, 9 कॉलम को शो कर रहा है। अच्छा, द इंडिविजुअल एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मींस ऑफ इंटीजर वैल्यूज कॉल्ड इंडिसेस। इंटीजर एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मींस ऑफ इंटीजर वैल्यूज कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एन एग्रीगेट टाइप इज नॉन एज स्ट्रक्चर। एग्रीगेट टाइप को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं, समटाइम हेट्रोजीनियस अरे भी कहते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, या ऑल ऑफ दीज हो सकता है। यानी एग्रीगेट टाइप इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर, ए रिकॉर्ड और समटाइम्स हेट्रोजीनियस अरे और ऑल ऑफ दीज। तो आपने ऑल ऑफ दीज क्लिक करना। डैश इज ब्लॉक ऑफ डाटा इन विच डिफरेंट एलिमेंट कैन बी डिफरेंट टाइप। इसकी जगह आपने एग्रीगेट टाइप, एग्रीगेट टाइप इज ए ब्लॉक ऑफ डाटा विच मीन्स डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट टाइप। अच्छा, मॉड्यूल 118 है, 118 द मोस्ट बेसिक इंपैरेटिव स्टेटमेंट इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। बेसिक इंपैरेटिव स्टेटमेंट कौन सी है, असाइनमेंट स्टेटमेंट इज द बेसिक इंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द लाइन विच इज यूज टू। इसमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आगे ये सेमीकोलन लगा हुआ है, ये किसके लिए यूज होता है, सेपरेट एलिमेंट separate statements in many imperative language is the only syntactic difference from the equivalent Python set। ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, मॉड्यूल 119 और 120 है। इफ else statement is used to execute dash function। if else statement कौन से फंक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए यूज होती है, टू फंक्शन। इफ एल्स स्टेटमेंट यूज टू एक्सिक्यूट, उससे आ सकता है 2 फंक्शंस, 3 फंक्शंस, 4, 5 या ऑल ऑफ दीज। तो इफ एल्स स्टेटमेंट 2 फंक्शन को यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सपोज ए यूनिवर्सिटी वांट टू गिव ए स्कॉलरशिप इफ स्टूडेंट गेट मोर देन 3.0 CGPA इन द गिवन मैनर, राइट द प्रोग्राम। वो कहता है, क्वेश्चन आ सकता है, फर्ज करें कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना चाहती है। वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप हासिल करेंगे जिनकी CGPA 3.0 से अबव होगी। तो राइट दी प्रोग्राम, तो हमने प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, फ्लोट f इज इक्वल टू 3.5 इफ CGPA इज ग्रेटर देन 3.0 देन काउट COUT गिव स्कॉलरशिप। COUT हम किस वक्त यूज़ करते हैं, काउट उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई चीज़, सेम चीज़ हमने स्क्रीन पर प्रेजेंट करवानी होती है। ठीक है, उसके लिए काउट यूज़ करते हैं। अगर अगर हम CAGP 3 या 3 से अबव होगी तो वो ये लिख के आ जाएगा गिव स्कॉलरशिप, या एल्स काउट सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो काउट हमने अगर हम सिर्फ ये टाइप करेंगे हमारी CGPA क्या है, तो फर्क किया हमने 2 टाइप किया है इधर, तो हमें ये लिख के देगी सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर स्कॉलरशिप। अगर हमने 3 या 3 से अबव टाइप किया तो गिव स्कॉलरशिप का आ जाएगा। ये आपने इम्प्लीमेंट करके देखना है। C++ कंपाइलर जो हमने असाइनमेंट भी सॉल्व की थी, उसमें जाकर आपने ये लिखना है तो इसका आ जाएगा। अच्छा जी, मॉड्यूल 121 है। कंट्रोल स्ट्रक्चर इंटीग्रेट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंडीशन इज कॉल्ड लूप। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाती है, लूप कहलाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इसमें रिसेंट इसमें भी आया था जो हमारा क्विज हुआ था। int I is equal to 1 while I is less than greater is equal to 5, count I is equal to 1 plus sign, the loop have execute, इसमें loop कितनी मतलब execute होगी 5 टाइम। ठीक है, ये आया हुआ था इसमें से। किस तरह हम डिसाइड करेंगे I is less than greater is equal to 5।
1 से शुरू होता है 5 तक, तो कितनी बार एक्सिक्यूट होगा? 5 टाइम। हाउ वी राइट द करेक्टर आउटपुट, करेक्टर आउटपुट को हम किस तरह, काउट यानी करेक्टर आउटपुट वो किस तरह लिखते हैं? सी, ये लेस देन के निशान से, सी आगे दो लेस देन के निशान, करेक्टर आउटपुट सी आगे ग्रेटर देन के निशान, या काउट प्लस प्लस। तो हमने ये काउट आगे लेस देन के निशान, अपने उल्टे हाथ वाले निशान को यूज़ कर लिखना है, ये काउट, ये देख। अच्छा, दी मॉड्यूल 1.1.2 है 122। सिमल्टेनियस एक्सिक्यूशन ऑफ ए मल्टीपल एक्टिवेशन इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग और द कंकरेंट प्रोसेसिंग। मल्टीपल एक्टिवेशन की सिमल्टेनियस एक्सिक्यूशन को क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। अपनी सिमल्टेनियस एक्सिक्यूशन को याद रखें, सिमल्टेनियस एक्सिक्यूशन को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मल्टीपल CPU कोर्स। ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग की क्या ज़रूरत होती है? मल्टीपल CPU कोर्स की ज़रूरत होती है। What we have informally referred to as activation called a dash in the ADA vernacular task। ADA अगर आपने यहाँ से दे लिखना है, ADA vernacular होगा तो टास्क यूज होगा। व्हाट वी हैव informally referred to as activation called dash in the जावा होगा तो ये थ्रेड कहलाएगा, ठीक है। व्हाट वी informally referred to as activation, यानी ADA फॉर्मेट में एक्टिवेशन को सिंपली टास्क कहते हैं और जावा फॉर्मेट में एक्टिवेशन को सिंपली थ्रेड कहते हैं। जावा अपने एक याद करना है, कर लेना है, दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। यानी फ़र्क के मैं याद कर लेती हूँ, ADA फॉर्मेट में एक्टिवेशन को क्या कहते हैं? टास्क कहते हैं, बस। तो दूसरा होगा उसको थ्रेड कहेंगे। इन ADA प्रोग्राम simultaneous action are performed by creating multiple tasks where Java once create multiple thread, ठीक है। आपने यही देखना है ADA में क्या होता है, टास्क, और जावा में थ्रेड। A more complex issue associated with parallel processing involved handling communication between thread। complex issue कौन सा होता है? handling execution between thread। आगे क्वेश्चन है, the 5/2 would be result 2.5। however both operands are integers then it would truncate the decimal point। then अगर हम डेसिमल पॉइंट को यानी डेसिमल पॉइंट क्या होता है, ये 2.005 हो तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो इनसे उनको ट्रंकेट कर दें, ख़त्म कर दें, then 5/2 would result into 2, ठीक है। अगर हम सिंपली 5/2 करें तो 2.5 होता है। अगर हम डेसिमल पॉइंट को ट्रंकेट कर दें, ख़त्म कर दें, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल 124 है रिलेशन ऑपरेटर्स। क्वेश्चन आपने ये देख लेना है, टोटल रिलेशन ऑपरेटर कितने हैं ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने गिन लेना है 1 2 3 4 5 6। टोटल रिलेशनल ऑपरेटर को कितने हैं? 6, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इधर हम 6 भी लिख देते हैं। टोटल 6 और रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा जी, आगे हम ये प्रोग्राम की एक्सिक्यूशन है जो हमने की भी थी, जो हमारी असाइनमेंट थी, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने उसके मुताबिक जो असाइनमेंट थी उसके मुताबिक नहीं की, जो मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट सवाल करते हैं कि हमारे जो होता है फाइनल टर्म में आपके नंबर कैसे इंक्लूड होंगे और कैसे आएंगे। आपने सिंपली आपने जाना है इसमें C++ लिखना है आपने, जो भी आपका यूज़ होगा, C++ कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एडिटर यहाँ पे क्लिक करना है आपने।
ठीक है जी, ये लोडिंग हो रहा है, नेट स्लो है मेरे ख्याल में मेरा। इसको बैक स्पेस कर देना। अच्छा, हम पहले कॉपी कर लेते हैं ये सारे को आपने कॉपी कर लेना है सेम, सारे को आप कर लेना है कॉपी, सारे को मतलब जो ये है यहाँ तक मॉड्यूल 1.5 से ऊपर तक, इसको कंट्रोल सी कर लेना है, ठीक है। और इधर जाकर ये मेरा ऑन नहीं हो रहा, तो आपने इधर जाकर कंट्रोल वी कर देना है सारा जाके, ठीक है। अगर आप कंट्रोल वी करेंगे ना इधर, तो फिर आपने इधर जाकर इस रन वाले बटन पे आपने प्रेस करना पड़ेगा आपको। अगर रन करेंगे और उसके बाद आपको पूछेगा कि आपके क्विज़ में से, सब क्विज़ में से आपके कितने नंबर हैं, आपने वो नंबर लिख देने हैं। फिर ये उसका आएगा असाइनमेंट से कितने नंबर हैं, जीडीबीएस में से कितने नंबर हैं, मिड टर्म में से कितने नंबर हैं। तो ये आपके जो सारे नंबर्स होंगे और फाइनल टर्म में जो सारे नंबर आपने लिख देने हैं, और या उसकी परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज आपने उसकी लिख देनी है। तो एंड में वो आपको बताएगा कि आपकी टोटल परसेंटेज कितनी है, आप पास हैं या आप फेल हैं। तो ये आपने एक्सक्यूट एक मरतबा करके ज़रूर देख लें, ठीक है। आगे है मॉड्यूल 1.125। In C language, logical operators are used if we want to compare more than one function. लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ होते हैं जब हमने एक कंडीशन या उससे ज़्यादा के लिए यूज़ करनी होती है। अच्छा, एंड ऑपरेटर कौन सा होता है, बहुत सी क्वेश्चन आते हैं। ये एंड 2 मरतबा यूज़ होता है इधर, ये आपने देख लेना। एक मरतबा MCQ आ सकता है एंड, या इसी ये एंड 2 हो जाएंगे, या डबल आई ये हो जाएंगे। तो इसमें एंड ऑपरेटर कौन सा होता है, ये एंड वाले 2 ऑप्शन। और ऑपरेटर ये होता है, और नॉट ऑपरेटर ये होता है। अच्छा जी, ऑपरेटर एंड ऑपरेटर आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन द कंडीशन ऑफ बोथ साइड ऑपरेटर बिकम ट्रू। जब दोनों ट्रू हों तो इसका ट्रू ऑप्शन आता है। ये एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन आपको पता है कि दोनों साइड में 2 इनपुट यूज़ होती हैं ना एंड ऑपरेटर में। जब ऊपर भी 1 हो नीचे भी 1 हो तब 1 आता है, एक भी ज़ीरो हो जाए तो एंड ऑपरेटर 0 हो जाता है। और ऑपरेटर में 0 उस वक्त होता है जब दोनों फॉल्स हों, जब दोनों 0 हों तो उस वक्त 0 होता है, जब एक भी 1 हो तो उसका ट्रू ऑप्शन आता है, ठीक है। ये आपने देख लेनी है एंड ऑपरेटर में। फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड ट्रू, ट्रू, फर्स्ट ट्रू, यानी एक भी फॉल्स, एंड ऑपरेशन में एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स आएगी। अच्छा, और ऑपरेटर में उस वक्त फॉल्स आएगी जब दोनों फॉल्स हो, ठीक है। और नॉट ऑपरेटर में ट्रू हो तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो तो ट्रू हो जाएगा। मॉड्यूल 126 है डिस्टिंक्शन बिटवीन software engineering and the other engineering discipline is the lack of quantitative technique called metrics. Distinction between software engineering and other engineering discipline, the lack of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अदर इंजीनियरिंग में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की जो कमी होती है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, MATRIX मैट्रिक्स। रिसर्च इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज करंटली प्रोसेसिंग ऑन 2 लेवल्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोग्रेसिंग कौन से लेवल, कितने लेवल पर हो रही है, 2 लेवल पर हो रही है। रिसर्च आर दी ऑफन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज प्रोग्रेसिवली इन हाउ मैनी लेवल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, रिसर्च और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन से लेवल में प्रोग्रेस हो रही है। तो रिसर्च इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज करंटली प्रोग्रेसिंग इन 2 लेवल्स। सम रिसर्चर्स, सम कॉल्ड प्रैक्टिशनर्स, कुछ प्रैक्टिशनर कराते हैं, वर्क टुवर्ड द डेवलपिंग टेक्निक फॉर द इमीडिएट एप्लीकेशन, वेयर द अदर आर कॉल्ड थ्योरेटिकल। 2 लेवल पर होती है, कुछ प्रैक्टिशनर्स कराते हैं और कुछ क्या कहलाते हैं, थ्योरेटिकल्स कहलाते हैं। अच्छा, दी एप्लीकेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू द सॉफ्टवेयर डेवलपिंग प्रोसेस रिजल्टिंग इन व्हाट इज कॉल्ड कंप्यूटर एड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केस, ठीक है।
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेस के ज़रिए जो इसका होता है उसको रिजल्ट को क्या कहते हैं, केस कहते हैं, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैज़ लीड टू बी डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स नोन एज केस टूल्स। केस के ज़रिए मुख्तलिफ कंप्यूटराइज सिस्टम तैयार किए जा गए हैं जिनको केस टूल कहते हैं। विच इंक्लूडेड इन द केस टूल, केस टूल में क्वेश्चन आ सकता है विच इज द इंक्लूडेड इन केस टूल, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। केस टूल में प्रोजेक्ट प्लानिंग सिस्टम इंक्लूड होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन टूल इंक्लूडेड होते हैं, प्रोटाइपिंग एंड स्टिमुलेशन सिस्टम इंक्लूड होते हैं, इंटरफेस डिज़ाइन सिस्टम इंक्लूड होते हैं, इसके अलावा प्रोग्रामिंग सिस्टम इंक्लूड, ठीक है। Which combine a tool for the developing software, editor, compiler, debugging tool, and so on into single integrated package. सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के लिए कौन से कंबाइंड टूल इस्तेमाल यूज़ होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDEs, ठीक है। आगे है मॉड्यूल एक्सरसाइज, द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट कौन सा होता है, कौन सा कंसेप्ट है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज नॉट इंक्लूड इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में से क्या इंक्लूड नहीं होता, यानी चार दिए होंगे, डेवलपमेंट, यूज, मेंटेनेंस, और एक चौथा ऑप्शन भी होगा, तो उसमें से पूछा होगा कौन सा इंक्लूड नहीं है। ये तीनों इंक्लूड हैं, डेवलपमेंट, यूज एंड मेंटेनेंस आर इंक्लूडेड इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, और जो चौथा होगा कोई भी हो वो इंक्लूड नहीं हो, ठीक है। मॉड्यूल 128 है, द मेजर स्टेप इज ट्रांजिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लाइफ साइकिल आर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साथ लेकर के लाइफ साइकिल के मेजर स्टेप्स कौन से हैं, तो ये हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, चार हैं। ये भी पूछ सकते हैं कितने स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप, हाउ मेनी मेजर स्टेप, चार। कौन कौन से हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पहला, दूसरा डिज़ाइन, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन और चौथा टेस्टिंग। द गोल ऑफ विच टू इज टू specify what services in the proposed system will be provided, to identify any condition on those services, and define how the outside world will interact with the system is called requirement analysis. Requirement analysis involved in significant input from the stakeholder. Requirement analysis में input कौन देता है, stakeholder देते हैं, ठीक है। The software developer may be in the business for producing dash software for the business market, commercial off the shelf software. बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। बिजनेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर या कॉट्स। Requirement analysis process consists of compiling and analyzing need of the software user, negotiation with the project stakeholder over trade-off between wants, needs, costs, and feasibility. The finally developing of set of requirement and the features is called software requirement specification। आपने सारा पढ़ लेना, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अच्छा जी, मॉड्यूल 129 है, आगे मैंने इसका नहीं किया, ये आपने देख लेना है। इसकी मैं नंबरिंग नहीं की। राइट द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन फेज में फ़र्क लिखें, तो इसका मैंने दिए हुआ है, ये देखें टेबल बनाई होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन देता है। और डिज़ाइन फेज में क्या होता है, डिज़ाइन इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रपोज सिस्टम। ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिस्क्रिप्शन देता है और डिज़ाइन एनालिसिस क्या करता है, प्लान देता है, क्रिएटिंग ए प्लान। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज अबाउट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम टू बी सोल्व।
ये जो प्रॉब्लम हमने सोल्व करना होता है उसको आइडेंटिफाई करता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एंड डिज़ाइन फेज, डिज़ाइन इज़ अबाउट डेवलपिंग सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, डिज़ाइन फेज उसको सॉल्व करता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस ऑफन इक्वेटेड विद डिसाइडिंग व्हाट, ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। व्हाट ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज टू डू, design phase is equated with the deciding how the system will be, deciding how the system will do it। ठीक है, ये यार वो ही नहीं है, पीछे दोबारा जाना पड़ेगा हमें। यहाँ से implementation involves actual writing of program, creation and data files and development of database। डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और प्रोग्राम फंक्शन में डिस्टिंक्शन के काम में डिस्टिंक्शन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है। इसके अलावा मॉड्यूल 131, मैनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर्ग्यू दैट द टेस्टिंग शुड नो लॉन्गर बी व्यूड एज ए सेपरेट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोड्यूसिंग 3 स्टेप प्रोसेस। बहुत से इंजीनियर कहते हैं कि टेस्टिंग एक मुख्तलिफ यानी अकेला स्टेप नहीं होना चाहिए, 3 स्टेप होने चाहिए डेवलपमेंट प्रोसेस के। उनके नाम कौन से हैं, डेवलपिंग, एनालिस्ट एंड कन्फर्मेशन, डिज़ाइन एंड वैलिडेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंसिस्टेड दैट द इंटायर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम मे बी कंप्लीटेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ डिज़ाइन। यानी रिक्वायरमेंट, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट उसकी डिज़ाइन से पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। एनालॉजी दैट फैक्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसेस अलाउड फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, डेवलपमेंट प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। वाटरफॉल मॉडल के बाद कौन सा मॉडल आ जाता है, इंक्रीमेंटल मॉडल होता है। वाटरफॉल मॉडल फॉलोड बाय इंक्रीमेंटल मॉडल। The first incremental model being simplified version is model that represents, वो क्वेश्चन आ सकता है, the first incremental model is being simplified version। यानी simplified version, incremental model का simplified version कौन सा होता है, फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट incremental model, second, third, तो कौन सा होता है, फर्स्ट। Model that represents shift away the strict adherence to the waterfall model is integrative model। इंटीग्रेटिव मॉडल की एग्जांपल कौन सी होती है, रफ रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। रफ प्रोबेबिलिटी हैज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी वर्जन कॉल्ड रफ की यानी RUP, रिलेशन यूनिफाइड प्रोसेस, ये पॉपुलर वर्जन है। नॉन पॉपुलर वर्जन कौन सा होता है, यूनिफाइड। ठीक है, नॉन पॉपुलरिटी वाला। मॉड्यूल 133 है। Incremental and iterative models sometimes make use of trend in the software development prototyping in with the incomplete version of the proposed system called prototypes। Which of the following is not the form of prototyping? Prototype कौन सी एग्जाम्पल नहीं है, तो ये अपने ये एग्जाम्पल है इसकी, एवोल्यूशन प्रोटोटाइपिंग, थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। इसके अलावा जो उसकी ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है और नन ऑफ दिस भी हो सकता है, ये आपने याद कर लेनी है। थ्रोअवे और रैपिड, एवोल्यूशनरी, थ्रोअवे और रैपिड, ये तीन एग्जाम्पल हैं। और जिसके अलावा थर्ड होगी वो नहीं होगी, फोर्थ होगी। द इंक्रीमेंटल मॉडल दिस प्रोटोटाइप इन्वॉल्व इन द कंप्लीट फाइनल सिस्टम प्रोसेस इज नोन एज एवोल्यूशन प्रोटोटाइप। कंप्लीट प्रोटोटाइपिंग इज द एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। ये आपने याद रखना, कंप्लीट प्रोटोटाइप, कंप्लीट से आपने याद रखना। ठीक है, in the more integrative situation the prototypes may be discarded in the favor of fresh implementation of the final design। The approach is known as throwaway prototype। फाइनल डिज़ाइन में फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, throwaway prototyping। इस तरह आपने याद है। एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्मली फॉल्स विद इन द throwaway prototyping। throwaway prototyping कैटेगरी में एग्जाम्पल की एग्जाम्पल क्या है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, less formal inclination of incremental and iterative ideas that has been used for the years by the computer
thirst and hobby known as open source development। ठीक है, जो बहुत से जो बहुत पहले से यूज़ हो रहा है ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट। मोस्ट प्रोनाउंस शिफ्ट फ्रॉम द वाटरफॉल मॉडल इज प्रेजेंट बाय द कलेक्शन ऑफ मेथोडोलॉजीज एज एजाइल मेथड। बहुत से लोग वाटरफॉल मॉडल की बजाय कौन सा यूज़ करते हैं, एजाइल मेथड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एजाइल मेथड, एग्जाम्पल कौन सी होती है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग या एक्सपी। एक्सपी इज द एग्जाम्पल ऑफ एजाइल मेथड। एक्सपी कंप्यूटर भी होते हैं, वो एचपी होते हैं मेरे ख्याल में। तो ये एक्सपी के किसकी एग्जाम्पल है, एजाइल मेथड की एग्जाम्पल है। अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल 135, द गोल विच डिजाइनिंग ए मस्कुलर सिस्टम शुड बी मैक्सिमाइज independence among the modules or in the words to minimize the linkage between module is known as intermodule। मॉड्यूल के दरमियान लिंकेज कौन पैदा करता है, इंटरमोड्यूल कपलिंग। इंटरमोड्यूल कपलिंग अगर सेवरल फॉर्म बहुत सी फॉर्म में अगर होता है, वन इज द कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग यानी ये इंटरमोड्यूल कपलिंग की एग्जांपल है। कपलिंग इन अकर विद ए मॉड्यूल passes control or execution to another as in the function called control coupling। कंट्रोल कपलिंग की डेफिनेशन है। कपलिंग विच रेफर टू शेयरिंग ऑफ डाटा इज डाटा कपलिंग। जो कंट्रोल एंड एक्सक्यूशन होती है वो कंट्रोल कपलिंग, और शेयरिंग ऑफ डाटा इज डाटा कपलिंग। ठीक है। In contrast to passing data explicitly in parameter, data can be shared among the modules implicitly from। explicitly की बजाय जो डाटा होता है वो ग्लोबल डाटा, implicitly ग्लोबल डाटा। अच्छा, अगला मॉड्यूल है द टर्म कोहेजन रेफर टू इंटरनल बाइंडिंग। कोहेजन किस इंटरनल बाइंडिंग के तौर पर रेफर की जाती है। वीक फॉर्म ऑफ कोहेजन इज नोन एज लॉजिकल कोहेजन। वीक फॉर्म ऑफ कोहेजन इज नोन एज लॉजिकल कोहेजन। ठीक है। स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन इज नोन एज फंक्शनल कोहेजन। वीक फॉर्म कौन सी है, लॉजिकल, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी है, फंक्शनल कोहेजन। The restriction of the information to specific portion of the software system is known information hiding। सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ पोर्शन पर रखना क्या कहता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना होता है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग हैज टू इंक्रिनेशन, वन इज डिज़ाइन गोल। इंफॉर्मेशन हाइडिंग किसके लिए यूज़ होती है, एक तो ये डिज़ाइन गोल के लिए यूज़ होती है, और ये आपने पढ़ लेना है यार। मॉड्यूल, अगला मॉड्यूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये C++, जावा एंड सी हैशटैग ये कौन से हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सारे। ठीक है। ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ इज एसोसिएटेड विद C++ स्टैंडर्ड टेम्पलेट library in the Java programming environment is complied by the Java application programmer identifier and API, and C hashtag programmer have the access to the net frame class library a। अच्छा, a reusable unit of software is component। क्वेश्चन आ सकता है the reusable unit of the software is component। Starting development and use of the component has led the merging field known as component architect। कंपोनेंट के यूज़ और डेवलपमेंट में मर्जिंग फील्ड क्या कहती है, कंपोनेंट आर्किटेक्चर कहलाती है। अच्छा, अगला मॉड्यूल है एन इंक्रीजिंगली पावरफुल टूल फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द ग्रोइंग कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स। ठीक है। Pre-developing model for the solving recurring problem software design is design pattern। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जो प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्विंग का प्री डेवलपिंग मॉडल कौन सा है, डिज़ाइन पैटर्न है। वेल एस्टेब्लिश डिज़ाइन पैटर्न इज द डेकोरेटर पैटर्न। जो नया है अब वेल एस्टेब्लिश है डिज़ाइन पैटर्न, उनको डेकोरेटर, पुराना डिज़ाइन पैटर्न, नया डेकोरेटर पैटर्न। ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल 140 है
यार आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्राइम मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। The factory design pattern is commonly used design pattern where we need to create loosely coupled system। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न एग्जांपल फैक्ट्री पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न, शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न वगैरह वगैरह। यूजिंग एंड नॉट यूजिंग ऑफ शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न, ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ नहीं करते। यूज़ व्हेन द यूज़र कैन पॉसिबली बाय मोर देन वन प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ नहीं करते। कब यूज़ करते हैं ये है, कैन यूज़र कैन पॉसिबली बाय मोर देन वन प्रोडक्ट, या यूज़र एक से दो ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करे। पॉसिबली बाय मोर देन वन इंस्टेंट फॉर द प्रोडक्ट। अच्छा, व्हेन यूज़र मे वांट टू रिटर्न लेटर टू कैरी ऑन द शॉपिंग, व्हेन यूज़र वांट टू रिटर्न द लेटर टाइम कंडक्ट पेमेंट, यानी वो चीज़ शॉपिंग को लौटाए तो उस वक्त यूज़ करते हैं शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन। जब पेमेंट लौटाए तो तब भी यूज़ करते हैं। कब यूज़ नहीं करते, नॉट यूज़ व्हेन ओनली हैव वन प्रोडक्ट टू सेल, जब एक ही प्रोडक्ट हो तो तब यूज़ नहीं करते। आप डू नॉट यूज़ कर लें, ये याद कर लें। और इसके अलावा अगर एमसीक्यूज़ में कोई भी है तो वो यूज़ में होगा। ठीक है, जब एक ही प्रोडक्ट है उस वक्त यूज़ नहीं करते। डू नॉट यूज़ व्हेन योर साइट अरेंज इन ए वे, जब आपकी साइट सो दैट नॉट मेक सेंस फॉर द यूज़र टू बाय मोर देन वन प्रोडक्ट एट ए टाइम, जबकि आपकी साइट ऐसी हो कि एक यूज़र एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, तो उस वक्त सॉफ्टवेयर शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ नहीं करते। अगला मॉड्यूल है 141, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज आर एस्टैब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप्स। ठीक है, several themes underlie today quality control effort. One is record keeping. क्वालिटी कंट्रोल एफर्ट में जो होता है एक उसकी रिकॉर्ड कीपिंग भी एग्जांपल है। अगला मॉड्यूल है द सिस्टम एरर कैन बी डिस्कवर्ड देन इफ ऑल मॉड्यूल वर टेस्टेड in a uniform less through manner. This instance or a proposition is known as Pareto principle. क्वेश्चन आ सकता है, इसको क्या कहते हैं। सिस्टम एरर कैन बी डिस्कवर्ड इफ ऑल द मॉड्यूल्स वर टेस्टेड इन यूनिफॉर्म। ठीक है, dash is developed to set test data that ensures each instruction to be software executed at least once basic part है। कौन सा टेस्टिंग सिस्टम है जिसमें सॉफ्टवेयर एक मरतबा ज़रूर एक्सिक्यूट यानी इस्तेमाल होने चाहिए, तो बेस पाथ टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टर इज अवेयर ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड यूजेस दिस नॉलेज व्हेन द डिजाइनिंग द टेस्ट इज कॉल्ड glass box testing। which refer to tests that do not rely on the knowledge of the software interior composition is black box। सॉफ्टवेयर की इंटरनल कंपोजिशन के कौन रिलाई नहीं करता, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कैटेगरी इज नोन है। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग की मुखालिफ कैटेगरी कौन सी है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज द टेक्निक दैट consists of identifying ranging data called equivalence class is boundary value analysis। रेंजिंग ऑफ डाटा में क्या यूज होता है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यूज होता है। एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉक्स कैटेगरी बीटा टेस्टिंग। क्वेश्चन आ सकता है बीटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग। इसमें से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन सी एग्जांपल है, ब्लैक बॉक्स की बीटा टेस्ट। ब्लैक बॉक्स बी से बी आपने याद रखना। ठीक है, मॉड्यूल अगला मॉड्यूल है हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन की कितनी कैटेगरीज हैं, 3। ठीक है, सॉफ्टवेयर में 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। कौन कौन सी हैं, यूजर डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, यूजर डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन इज टू एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब हाउ टू यूज। उसके फीचर्स को सॉफ्टवेयर के फीचर को एक्सप्लेन करता है और
उनको कैसे यूज़ करना है ये एक्सप्लेन करते हैं। द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन इज यूज डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन सो दैट द सॉफ्टवेयर कैन बी मेंटेन लेटर इन द लाइफ साइकिल। ठीक है। हाउ मैनी कंपोनेंट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन की कितने कंपोनेंट है? मेजर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इज द सोर्स वर्जन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स इन दैट सिस्टम। आपने थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, मैं भी थोड़ी सी ब्रेक ले रहा हूँ, तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अच्छा जी, मॉड्यूल 144 है डैश डील विद द डिजाइनिंग सिस्टम दैट हार्मोनाइज विद द फिजिकल एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन। फिजिकल एबिलिटीज ह्यूमन के साथ कौन सा डिजाइनिंग सिस्टम हार्मोनाइज यानी जुड़ा हुआ होता है? एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, फिजिकल एबिलिटीज ऑफ ह्यूमंस एर्गोनॉमिक्स। डैश डील विद द डिजाइनिंग सिस्टम दैट हार्मोनाइज विद द मेंटल एबिलिटीज फिजिकल एबिलिटीज एर्गोनॉमिक्स एंड मेंटल एबिलिटीज कॉग्निटिक्स। ठीक है, मेंटल एबिलिटीज़ आए तो आपने कॉग्निटिक्स लिखना है, और फिजिकल एबिलिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है वो एर्गोनॉमिक्स होता है। द डिज़ाइन ऑफ द टाइपराइटर कीबोर्ड एग्जांपल ऑफ टाइपराइटर कीबोर्ड किसकी एग्जांपल है? एर्गोनॉमिक्स, जो फिजिकल होता है ना, फिजिकल एबिलिटीज। द गॉम्स राइम्स टॉम की तरह गॉम्स। द गॉम्स मॉडल ओरिजिनली इंट्रोड्यूस इन 1954 and the representative of such for the metrics in the field of human machine interface design, the known as the acronym GOMS is, जो GOMS है ये किसका मुखाफिफ है? गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड एंड सिलेक्शन रूल। मॉड्यूल 145 है लीगल एफर्ट टू प्रोवाइड ओनरशिप फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। लीगल एफर्ट प्रोवाइड ओनरशिप क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आईपी लॉ। द राइट्स ऑफ डेवलपर आर फॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन लीगल टर्म इन द सॉफ्टवेयर लाइसेंस। डेवलपर के जो होते हैं राइट्स वो किस तरह एक्सप्रेस होते हैं? सॉफ्टवेयर लाइसेंस के जरूर। व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस? क्वेश्चन आ सकता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ओनर एंड द यूजर। ये ऑनर मालिक और यूज़र के दरमियान लीगल एग्रीमेंट होता है। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट ग्रांट द यूज़र सर्टेन परमिशन, जो कि यूज़र को मुख्तलिफ परमिशन देता है टू यूज़ प्रोडक्ट विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ द राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे और इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक्स यूजिंग पेटेंट्स? पेटेंट्स के इस्तेमाल की इसका डेफिनेशन भी आएगी अगले मॉड्यूल में पेटेंट्स की। वन ड्रॉबैक इज यूज ऑफ पेटेंट इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन पेटेंट एक्सपेंसिव एंड द टाइम कंज्यूमिंग। ये एक पहले तो एक्सपेंसिव होता है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑफन इन्वॉल्व इन सेवरल ईयर, बहुत सालों तक होता है। ड्यूरिंग द टाइम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कुड बी बिकम ऑब्सोल्यूट until the patent granted the application and may be questionable authority exclude the other from the operating the product. Array is dash block of data. Array is rectangular block of data whose entries are often the same. ठीक है, simplest form of array is the one dimensional array. One dimensional array is the simplest form of array. Block of data atom that might different types of sizes is aggregate type. The atom within the block are often called fields. block में जो आइटम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? fields कहलाते हैं। ठीक है, basic structure data is dash which is collection whose entries are arranged sequentially. जिसमें entries sequentially arranged होती हैं उनको क्या कहते हैं? list कहते हैं। ठीक है, the beginning of list is called head of the list, the end of list is called tail of the list. A dash list when entries are inserted and removed only at head. लिस्ट जिसमें जो होते हैं एंट्रीज होती हैं वो इंसर्ट और रिमूव किए जाते हैं। कहाँ से? हेड से, टॉप से इंसर्ट या रिमूव किए जाते हैं। स्टैक कहलाती है एंट्रीज। द हेड ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, हेड क्या कहलाते हैं? टॉप। और जो टेल होती है वो क्या कहती है? बॉटम कहलाती है। Tail of the stack is called bottom of the stack. Inserting a new entry to top of the stack is called pushing.
टॉप ऑफ द स्टैक पर न्यू एंट्री इंसर्ट करना पुशिंग कहलाता है, और टॉप ऑफ स्टैक पर न्यू एंट्री रिमूव करना क्या कहलाता है, पॉपिंग। इंसर्ट करना पुशिंग, रिमूव करना पॉपिंग, ठीक है। द लास्ट एंट्री प्लेस्ड एट वन स्टॉक विल ऑलवेज द फर्स्ट एंट्री रिमूव। ऑब्जर्वेशन लीड टू स्टैक वी नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट एंट्री प्लेस इन स्टैक विल ऑलवेज बी फर्स्ट एंट्री रिमूव। लास्ट एंट्री उस वक्त प्लेस होगी जब फर्स्ट एंट्री रिमूव हो। इसको क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी फर्स्ट जो पहला उस वक्त जब आउट होगा, लास्ट उस वक्त इन होगा जब फर्स्ट आउट होगा। इसको क्या कहते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसको लीफो मेथड कहते हैं। A dash is this in which the entries are removed only at the head and new entries are inserted only in the tail is Q. अच्छा जी, a Q is a first in FIFO, first in first out method. जो पहले आएगा वो पहले रिमूव होगा इस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में। Q is a first in first out method, and stack is a LIFO, यानी stack LIFO मेथड फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और Q जो होता है वो FIFO मॉडल फॉलो करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। A dash is the collection of entries of a hierarchical organization similar to that organization chart is a typical company. A dash tree, a tree is a, इधर खाली जगह पे ट्री आता है, collection of entries, ठीक है। Each position of tree is called node. ट्री पर हर पोजीशन क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। The node at the top is called root node. टॉप पर नोड क्या कहलाता है, रूट नोड कहलाता है। The nodes at the other extreme are called terminal node. एक्सट्रीम पर जो नोड होते हैं, अदर एक्सट्रीम पर नोड वो टर्मिनल नोड कहते हैं, और उनको लीफ नोड भी कहते हैं। द नंबर ऑफ नोड्स एट द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट ऑफ लीफ एज द डैश ऑफ द ट्री, डेप्थ ऑफ ट्री। लॉन्गेस्ट पाथ, नंबर ऑफ रोड एट द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू लीफ। रूट से लीफ का पाथ तक जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं। इमेंस डिसेंडेंट्स ऑफ नोड आर कॉल्ड चिल्ड्रन। Immediate descendants of the nodes are children. Immediate ancestor of the node are called parents. Nodes with the same parent are called sibling. Same parent हो तो sibling कहेंगे। Descendants होंगे तो children, ancestor होंगे तो parents, ठीक है। A tree in which each parent has no more than 2 children are called binary tree. दो से ज़्यादा चिल्ड्रन ना तो binary कहते हैं। Small structure of node are called subtree. जो नोड के स्मॉल स्ट्रक्चर हैं सबट्री कहते हैं। Each subtree is called branch from the parent. अगला मॉड्यूल है dash is storage of area that contains such encoded address pointer. Pointer is storage area that contains the encoded address pointer. Other name of the program counter is instruction pointer. प्रोग्राम पॉइंटर का अगला दूसरा नेम क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है। The term database refers to collection of data that multidimensional in the sense that the internal links between the entries makes the information accessible from the variety of perspective. Database. Dash is one-dimensional storage system. Flat file is one-dimensional storage system. Next module है 151. What is the disadvantage of profilation database technology? Profilation data technology की disadvantages क्या है? The disadvantage of profilation data technology is the potential of sensitive data being assessed by the unauthorized personnel. यानी unauthorized personnel जो होते हैं वो जो sensitive data होते हैं वो उसको assess कर सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक या disadvantage है। Description of the entire database structure is that used by database software to maintain the database is schema. Entire database की description जो कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है।
Description of the only that portion of database pertinent to particular user need is called subscheme. Particular user तक जो database होता है वो उसको subscheme कहते हैं. The actual manipulation of database is accomplished by database management system. Actual manipulation of database is accomplished by database management system. ठीक है, तो 152 उसके ज़्यादा उसके यार मैंने इसका जो शॉर्ट है वो मैं आपको इस आगे इसके अलावा आगे हैं वो मैं आपको इससे जो हमारे हैंड आउट्स हैं वो वहाँ से ही आपको समझाऊंगा. ठीक है, डेटाबेस सिस्टम्स. बाकी उसमें से कुछ नहीं था जो मैंने छोड़ दिया है मॉड्यूल, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था. ऑपरेशन यूज्ड इन द कंजक्शन विद द रिलेशनल डेटाबेस इज द जॉइन ऑपरेशन. रिलेशनल डेटाबेस के साथ जो ऑपरेशन यूज होता है वो क्या होता है? जॉइन ऑपरेशन. इट इज यूज टू कंबाइन डिफरेंट रिलेशन टू वन रिलेशन. ये डिफरेंट रिलेशन टू वन रिलेशन के साथ कंबाइन करने के लिए यूज होता है. ठीक है, ये आप देख लेना है. जॉइन ए एंड बी वेयर ए डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू बी डॉट एक्स. ये आपने देख लेना है ये वाला. नोट दैट द टपल्स ऑफ द रिजल्ट आर एग्जैक्टली दोज इन विच द एट्रीब्यूट डब्ल्यू इज इन रिलेशन. जिसमें डब्ल्यू इन रिलेशन हो तो वो एट्रीब्यूट्स कहलाता है. अच्छा आगे देखते हैं, छोड़ें इसको. Object oriented database. The objects are the created and added in the database must save after the program that created them terminates. Such objects are called persistents. जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्रिएटेड होते हैं और डेटाबेस में ऐड होते हैं. मस्ट सेव्ड आफ्टर द प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड देम टर्मिनेट. सच प्रोग्राम इज कॉल्ड persistent. ठीक है, टू कमिट रोल बैक प्रोटोकॉल. ये कैसेडिंग रोल बैक की ये है डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने ज़रूर देख लेनी. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ये आपने पास करके ज़रूर एक मतलब पढ़ लेंगे. ठीक है, database system locking. In practice, some problem can rise if one transaction in the middle of incorrect summary problem कब rise होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और MCQs भी हो सकता है, यानी इसको MCQs नीचे ऑप्शन में दिया होगा. If one transaction in the middle of transferring fund and from one account and other when other another transaction try to compute the total deposit. यानी एक ट्रांजैक्शन अभी हो रही हो और दूसरा जो होता है प्रोग्राम वो टोटल बैंक में डिपॉजिट को कैलकुलेट करने में लग जाए, तो इससे क्या पैदा होता है? इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम पैदा होता है. लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम कौन सा होता है? विच इज एग्जाम्पलीफाइड बाय टू ट्रांजैक्शन ईच ऑफ विच मेक ए डिडक्शन फ्रॉम द सेम अकाउंट. इसमें दो ट्रांजैक्शनल सेम अकाउंट से दो ट्रांजैक्शन हो जाएं तो इसको क्या कहते हैं? लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम. A DBMS यानी database management system could force transaction to execute in their entirety on one at a time. This is problem. इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए ये क्वेश्चन आ सकता है. तो ये database management system फोर्स करता है सिस्टम को कि वो एक ट्रांजैक्शन एक ही वक्त में मुकम्मल करे,
locking protocol in which item of the database that are currently being used by some transaction are marked as such. These marks are called locks. लॉकिंग प्रोटोकॉल में जो डाटा पे ट्रांजैक्शन इस्तेमाल करता है उनको मार्क करता है, उन मार्क को क्या कहते हैं? लॉक्स कहते हैं. मार्क आइटम आर सेड टू बी लॉक्ड. टू टाइप्स ऑफ लॉक्स आर कॉमन. लॉक्स की दो एग्जांपल हैं, शेयर लॉक्स और एक्सक्लूसिव लॉक. द टू टाइप्स ऑफ असेस डाटा, दो किस्म के डाटा असेस करते हैं, शेयर असेस और एक्सक्लूसिव असेस. इफ ट्रांजैक्शन इज नॉट गोइंग अल्टर द डाटा दैन इट रिक्वायर द शेयर्ड एक्सेस. अगर ट्रांजैक्शन डाटा को अल्टर ना करे तो इसको शेयर्ड असेस कहते हैं. इफ ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू अल्टर द आइटम दैट में एक्सक्लूसिव है. अगर अल्टर करे ट्रांजैक्शन आइटम को तो उसको एक्सक्लूसिव करते हैं. अगर करे तो एक्सक्लूसिव करते हैं, अगर ना करे तो उसको शेयर्ड असेस करते हैं. ठीक है, एक्सक्लूसिव करे तो एक्सक्लूसिव करते हैं. वाउंड वेट प्रोटोकॉल. ओल्ड ट्रांजैक्शन वाउंड यंग ट्रांजैक्शन वेट फॉर ओल्ड वन. इसको ओल्ड वेट प्रोटोकॉल कहते हैं. ठीक है, यानी जो न्यू ट्रांजैक्शन है वो पुरानी ट्रांजैक्शन के एक्सिक्यूट होने का वेट करती हैं, उसको वाउंड वेट प्रोटोकॉल कहते हैं. अच्छा जी, ए सीक्वेंशियल फाइल इज ए फाइल दैट असेस इन द सीरियल मैनर फ्रॉम द बिगिनिंग टू इट्स एंड. सीक्वेंशियल फाइल क्या होती है? वो फाइल जो कि सीरियल मैनर यानी बिगिनिंग शुरुआत से एंड तक जो होती है असेस होती है, उसको सीक्वेंशियल फाइल कहते हैं. The end of sequential file is end of file EOF. There are variety of ways in defining the end of file. One is to place the special record is called sentinel at the end of the file. End of the file को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सेंटिनल से आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. A popular solution is to use index for the file in much same way that index of the book is used to locate topics of the book. Such files or system is called index file. इंडेक्स फाइल क्या होता है? यानी हम टॉपिक के नेम दर्ज कर देते हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो. इसको इंडेक्साइड फाइल कहते हैं. इंडेक्स फाइल फॉर द फाइल कंटेन. जो हमने ये मैंने ब्लू की येलो किए हुए हैं, ये आपने पीडीएफ पॉज करके एक मरतबा पढ़ लें, ये आप सीक्वेंस बना सकते हैं. व्हाट इज हैशिंग? हैशिंग इज टेक्निक दैट प्रोवाइड सिमिलर असेस विदाउट सच ओवरहेड. ठीक है. द डाटा स्टोरेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शंस कॉल्ड बकेट्स. डाटा स्टोरेज स्पेस को मुख्तलिफ सेवरल सेक्शन में डिवाइड किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बकेट्स कहते हैं. The records are dispersed among the buckets according to the algorithm. Convert the key values of the bucket number. Bucket number के जरिए इसको डिस्पैच करते हैं. ठीक है. The conversion from key values to bucket number is called hash function. की वैल्यूज से बकेट नंबर में कन्वर्जन क्या कहलाती है? हैश फंक्शन. हैश फंक्शन. ठीक है. When the hashing applied to the storage structure in the mass storage, the result is called hash file. The hashing applied होगी ज़्यादा hash file होगी. When the applied to storing structure with the main memory, the result is usually known as hash table. जब मास स्टोरेज, यहाँ ये आपने याद रखना है, जब हैशिंग मास स्टोरेज पर अप्लाई होगी तो हैश फाइल कहलाएगी. जब हैशिंग मेन मेमोरी पर अप्लाई होगी तो इसको हैश टेबल कहते हैं. ठीक है. If a disproportionate number of keys happen to hash to the same bucket, phenomenon is called clustering. जब सेम बकेट पर हैशिंग अप्लाइड हो तो उसको क्लस्टरिंग कहते हैं. ठीक है. A rapidly expanding subject that is closely associated with database technology is data mining. डाटाबेस टेक्नोलॉजी के साथ क्लोजली जो रिलेटेड है वो क्या कौन है? डाटा माइनिंग. डाटा माइनिंग इज ये इधर ये ऑप्शन में ना होगा और ये होगा पिछला सारा. तो ये डाटा माइनिंग डाटा और दूसरे एग्जांपल होंगे. डाटाबेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो क्लोजली एसोसिएटेड है वो क्या है? डाटा माइनिंग. डाटा माइनिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड एंड स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्शन कॉल्ड डाटा वेयरहाउस. डाटा माइनिंग जो होती है
वो स्टैटिक डाटा कलेक्शन होती है, उनको क्या कहते हैं, डाटा वेयर हाउसेस कहते हैं। टू कॉमन फॉर्म ऑफ डाटा माइनिंग की टू कॉमन फॉर्म एंड डाटा क्लास डिस्क्रिप्शन एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास डिस्क्रिप्शन एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन। एमसीक्यू तो आ सकते हैं कि डाटा माइनिंग की कौन सी फॉर्म है। टू फॉर्म्स हैं, पहले क्लास डिस्क्रिप्शन और क्लास डिस्क्रिमिनेशन, और उसके अलावा इसकी जो होती है डिफरेंस जो होता है, ये आपने येलो पढ़ ली एक मतलब रिव्यू पास करके, ठीक है। क्लस्टर एनालिसिस विच सीक्स टू डिस्कवर क्लास। क्लस्टर एनालिसिस क्या करता है, क्लास को डिस्कवर करता है। क्लास को डिस्कवर कौन करता है, क्लस्टर एनालिसिस। अच्छा, एसोसिएशन एनालिसिस क्या करता है, विच इनवॉल्व लुकिंग फॉर द लिंक्स बिटवीन डाटा ग्रुप। क्लास को डिस्कवर क्लस्टर एनालिसिस करता है, डाटा के दरमियान जो लिंक्स पैदा करता है वो क्या करता है, एसोसिएशन एनालिसिस। और आउटलायर एनालिसिस क्या करता है, डाटा एंट्रीज दैट डू नॉट कंप्लाई विद द नॉर्म। जो डाटा जो डाटा एंट्रीज नॉर्म के साथ कंप्लाई ना करें उनको आउटलायर एनालिसिस आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, सीक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस क्या करता है, आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ द बिहेवियर ओवर टाइम। बिहेवियर ओवर टाइम कौन से पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, सीक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस। रिजल्ट फ्रॉम द डाटा माइनिंग कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। डाटा माइनिंग के जो रिजल्ट वो फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज होते हैं। डाटाबेस टेक्नोलॉजी आर यूज एक्सटेंसिवली टू गिव data warehouse in the capability of presenting data in the form of data cubes. Data cube की जरिए represent करते हैं। In turn, this information potentially available to marketing firm, the law enforcement agencies, political parties, employer and private. Information potentially available to कि कौन किन कौन अवेलेबल होती हैं, मार्केटिंग फर्म्स को, लॉ इंफॉर्मेशन एजेंसीज को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सबको अवेलेबल होती है। ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो तो अपने ऑल ऑफ दीज की लगा देंगे, ठीक है। रोबोट्स एंड सेल्फ ड्राइविंग आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। रोबोट्स और सेल्फ ड्राइविंग आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, एन एजेंट इज ए डिवाइस that stimuli from its environment that is respond to stimuli. Agent is a device. एजेंट क्या है, ये वो डिवाइस है जो कि इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलाई आती है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए यूज होता है एजेंट, ठीक है। सिम्पलेस्ट रिस्पॉन्सेज आर रिफ्लेक्स एक्शन। जो बारे में पढ़ा होगा आपने रिफ्लेक्स एक्शन, ये सिम्पलेस्ट रिस्पॉन्सेज। reflex action is a simplest response which is merely predetermined response from the data. अच्छा जी, मैं वीडियो पास कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो आपने भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, दी developing procedural knowledge, learn how and the story declarative knowledge, लर्न व्हाट। ये मॉड्यूल 171, तो इसकी ये आपने देख लेना एक मरतबा। प्रोसीजर नॉलेज, और क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर नॉलेज एंड डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है। प्रोसीजर नॉलेज आल्सो टर्म एज इंपेरेटिव नॉलेज। प्रोसीजर नॉलेज को इंपेरेटिव नॉलेज भी कहते हैं, और डिक्लेरेटिव नॉलेज को फंक्शनल नॉलेज भी कहते हैं। प्रोसीजर नॉलेज डेवलप around how to solve the concept, around how to concept यानी कैसे करना है। तो जब how इस ये आ सकता है ऑप्शन में, how और what का इस्तेमाल, मतलब कि प्रोसीजर नॉलेज how फाइंड करने के लिए होती है और डिक्लेरेटिव नॉलेज what यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रोसीजर नॉलेज डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट जो होती है, और डिक्लेरेटिव नॉलेज ईजिली टू कम्युनिकेट होती है। और प्रोसीजर नॉलेज इज प्रोसेस ओरिएंटेड, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, डिक्लेरेटिव नॉलेज ये डाटा ओरिएंटेड होती है। अच्छा, वेल इट इज़ नॉट वेरी इजी इन दी प्रोसीजर नॉलेज
वैलिडेशन जो होती है ये इजी नहीं होती, वैलिडेशन इज़ क्वाइट इजी इन डिक्लेरेटेड नॉलेज, इसमें इजी होती है। डिबगिंग इजी नहीं होती और इसमें इजी होती है, ये आपने देख लेना डिफरेंस इसके, ठीक है। और प्रोसीजर नॉलेज जो होती है ये ट्रायल अर्निंग प्रोसेस भी होती है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, ठीक हो गया जी। To appropriate the field of artificial intelligence, helpful to understand it is being pursued two paths. One is engineering track, in which the researcher is trying to develop system that exhibit intelligent behavior. Other is called theoretic track. तो इसमें दो मेथड होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो पहला होता है इंजीनियरिंग ट्रैक होता है और दूसरा थ्योरेटिकल ट्रैक होता है। और ये नेचुरल लर्निंग प्रोसेस एंड लिंग्विस्टिक के दरमियान फ़र्क भी आपने देख रहे हैं। नेचुरल लर्निंग प्रोसेस ये भी इसके चांसेस होते हैं आने के। लिंग्विस्टिक आर द इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ ह्यूमन प्रोसेस and thus tend toward the theoretical pursuit. Researcher field of natural language processing is seeing development machine that can natural. ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्निंग टेस्ट proposed by Alan Turing 1950 has served as benchmark in measuring the progress in the field of intelligence। ये क्वेश्चन होता है अगर कौन सा टेस्ट बेंचमार्क के सीधे रखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ये ट्यूरिंग टेस्ट, सॉरी टर्निंग में कह रहा था, ये ट्यूरिंग टेस्ट है। ट्यूरिंग टेस्ट की जो एग्जांपल है वो प्रोग्राम, वो डॉक्टर है। ट्यूरिंग टेस्ट की एग्जांपल क्या है? डॉक्टर। और इसका मोर जनरल सिस्टम इज कॉल्ड एलिजा। ट्यूरिंग टेस्ट की एग्जांपल डॉक्टर है और इसका जनरल सिस्टम क्या कहलाता है? एलिजा। अच्छा जी। आर्टिफिशियल अंडरस्टैंडिंग इमेजेस, द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग जनरल इमेजेस इज यूजुअली अप्रोच्ड इन टू स्टेप प्रोसेस। Image processing, which refer to identifying character in the image, and image analysis, which refer to process understanding those who characteristic means. इमेज प्रोसेसिंग करैक्टर, इमेज में करैक्टर को फाइंड करने की होती है, और इमेज एनालिसिस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा जी। सेंटिक एनालिसिस लेवल, सेवरल लेवल एनालिसिस के बहुत से लेवल होते हैं, जिनमें एक सेंटिक एनालिसिस है और इसका मेजर कंपोनेंट क्या है? पार्सिंग। और इसका दूसरा लेवल सिमेंटिक एनालिसिस है। पार्सिंग में जो होता है वो विच मरली आइडेंटिफाइज ग्रामेटिकल रोल इन ईच वर्ड, जो कि एक ग्रामेटिकल रोल फाइंड करता है। और सिमेंटिक एनालिसिस इज चार्ज विद द टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग द सिमेंटिक रोल इन वर्ड इन दी स्टेटमेंट। पार्सिंग में ग्रामेटिकल रोल होता है और सिमेंटिक में ईच वर्ड, हर वर्ड होता है। सिमेंटिक एनालिसिस सीक आइडेंटिफाई थिंग्स दैट एक्शन डिस्क्राइब इंटेंट ऑफ दैट एक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। और तीसरा क्या होता है एनालिसिस का तीसरा लेवल? कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस। पहला सिंटैक्टिक एनालिसिस, दूसरा सिमेंटिक, तीसरा कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल एनालिसिस क्या होता है? इट इज लेवल दैट कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस इज ब्रॉट इनटू द अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, उसका कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में लाया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंसर्न द इंटायर डॉक्यूमेंट रादर देन द इंडिविजुअल सेंटेंस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है वो इंटायर डॉक्यूमेंट होती है रादर देन इंडिविजुअल सेंटेंस। इसकी दो कैटेगरी होती है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। अच्छा जी। ये क्वेश्चन आ सकता है सी एस इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कंप्यूटर साइंस का जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ये एमसीक्यूज आ सकता है। तो इसके हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द पॉजिटिव, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर द पॉजिटिव, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सीएस ऑन द सोसाइटी।
Positive impact has improved communication between people. What has improved the communication between people? Positive impact in society. Increase access to education information via internet. The increased productivity of people as now their manual work reduced significantly. Exponential business growth, faster response time. और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? पीपल आर वर्किंग इन सीटिंग पोजीशन, दस हैव मोर चांस टू डेवलप ओपेसिटी, मोटापा हो जाता है. एक्सपोजर टू इनअप्रोप्रिएट मटेरियल विद इंटरनेट, लेकिन इनअप्रोप्रिएट मटेरियल भी ट्रांसफ़र हो जाता है. इंक्रीज क्राइम्स एंड एक्सेस वियर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन के पर एक्सेस की सूरत में क्राइम में इजाफा होता है. हैकिंग बैंक अकाउंट, ट्रांसफर मनी ऑन योर अकाउंट, हैकिंग इसमें है जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है. इसके अलावा सी एस इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, एमसीक्यू जो होता है कि हेल्थ पर सी एस के कौन से इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो इसके बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं इज टू असेस ऑनलाइन हेल्थ सेंटर, हम हेल्थ सेंटर को ईजीली असेस कर सकते हैं. और इसके अलावा वी कैन टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. वी कैन रिसीव रिपोर्ट विया ईमेल, हम रिपोर्ट ले सकते हैं. हॉस्पिटल कैन बी मैनेज मोर एफिशिएंटली, एफिशिएंटली मैनेज हो सकते हैं हॉस्पिटल. ऑनलाइन हेल्थ टिप्स आर अवेलेबल, ऑनलाइन हम हेल्थ टिप्स ले सकते हैं. हेल्थ न्यूज़ कैन बी व्यूड ऑनलाइन, तो उसकी न्यूज़ भी व्यूड कर सकते हैं. अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं? कंप्यूटर रिस्क, टाइपिंग टू मच, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है. आई साइट का इशू होता है, हेयरिंग लॉस का इशू होता है, सोशल आइसोलेशन होता है, कम्युनिकेशन इशू हो सकता है इसका. अच्छा, पोस्टर कुड बी लीड सम, बोन इशू भी हो सकता है इसका, रेडिएशन इमेज भी हो सकता है. ठीक है. इसका सीरियस इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट क्या होता है? इस तो ये एमसीक्यूज होता है, आता है कि सीएस का इन्वायरमेंटल पर जो होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ये नेगेटिव, इसका बहुत पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? तो पेपर लेस होता है, ये इन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती. दिस अमाउंट सेव्स बिलियन टन्स और 2 बिलियन ट्रीज, ये आपने पढ़ लेना. नेगेटिव पार्ट क्या है कि इन ऑफिस पेपर प्रिंट इज़ अननेसेसरी, यानी बगैर ज़रूरत के पेपर प्रिंट होता रहता है. कंप्यूटर आर मेड फ्राम हैवी मटेरियल, लीड, मरकरी, बेलियम, कैडमियम वगैरह हैवी मटेरियल इसमें इंक्लूड होते हैं. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपना ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो सेंड कर देते हैं. तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर वगैरह, तो ये ई वेस्ट में इजाफा होता है. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्सट्रैक्शन दैन बाय बर्निंग दी सब्सटेंस, दो सब्सटेंस बर्न करने देते हैं तो स्मोक पैदा होता है, इससे वगैरह वगैरह, ये आपने पढ़ लें. तो सी एस की वजह से एथिकल इश्यूज कौन से होते हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. तो एथिकल इश्यूज 3 किस्म के होते हैं: प्राइवेसी, डाटा ओनरशिप और डाटा गैदरिंग. प्राइवेसी क्या है कि प्राइवेसी इंसान की नहीं रहती. जो इंसान की, मोस्ट ऑफ पीपल हैव देयर पर्सनल डाटा, इंसान पर्सनल डाटा होता है जो कि डिजिटल वर्ल्ड में सब इंसान भेजता है, तो वो प्राइवेसी नहीं रहती. मोस्ट थिंग्स आर थ्रू सिक्योर, सच ईमेल है, प्राइवेट अकाउंट कैन बी असेस अनइंटेंडेड सोर्स. तो आप ईमेल अकाउंट असेस हो सकते हैं वगैरह वगैरह, इसमें प्राइवेसी का इशू होता है. डिजिटल ऑनरशिप, digital medium have allowed information to flow to freely than before. और डिजिटल ऑनरशिप का मतलब ये होता है कि इंसान जो फालतू कोई आर्टिकल लिखता है, कोई डिजिटल पोस्ट करता है, वो उसका ऑनर होता है, तो उसको चोरी करने का भी खतरा होता है. इसके अलावा डाटा गैदरिंग, some level everyone knows their online lives in monitors, so the United States has passed legislation on the environment. Okay, data gathering, ये 3 होते हैं, ये आप देख लें. Serious impact on software licensing, information privacy, data privacy is called information privacy. इसके अलावा आपने चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी एक्ट ये भी देख लेना है. हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट, वीडियो प्राइवेसी एक्ट, ग्राम लीज बिल. सीएक्स इम्पैक्ट
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईटी इज आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये एक्सक्यूज आ सकता है कि इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इंक्लूड होती है। तो पेटेंट के पीछे मैं आपको बताया कि से आएगी इसकी, पेटेंट इज़ ए लीगल मोनोपोली लास्टिंग 20 ईयर्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कितनी ईयर लास्ट करती है, 20 ईयर्स। एक्सचेंज ऑफ डिस्क्राइबिंग इन्वेंशन एंड पेइंग फी टू द पेटेंट ऑफिस का कैसे गारंटी की जाती है, डिस्क्राइबिंग इन्वेंशन और इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करनी एंड पेइंग द फीस टू पेटेंट ऑफिस में फीस पे करने के बाद ये कितने साल लास्ट होती है, 20 ईयर्स। व्हाट आर द कॉपीराइट अप्लाई लिटरेसी, ड्रामेटिक वर्क, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल वर्क एंड ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग etc। कॉपीराइट इज आल्सो यूज इन द वे ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर। जो क्वेश्चन आ सकता है, यूजुअल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइट, ठीक है। Although some software be factual part information, copyright arises automatically. It does not need to be applied for. It lasts 70 years of the death of author. तो कॉपीराइट अगर कोई ऑथर की डेथ हो जाती है तो कॉपीराइट कितनी साल के लिए लास्ट हो जाता है, 70 ईयर्स की। डेटाबेस राइट अप्लाई टू डेटाबेस विच आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। जो चीज़ें कॉपीराइट के ज़रिए प्रोटेक्ट नहीं होती वो डाटा बेस राइट पर अप्लाई होता है। डिज़ाइन राइट अप्लाइज टू द एस्पेक्ट, द शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आर्टिकल। अच्छा, ट्रेडमार्क लोगो एंड इज डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन अप्लाइज ऑन द एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच डज नॉट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ट्रेडमार्क वो होता है जो कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ एसोसिएटेड होता है और उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्क्राइब, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं होती उसमें। तो ये आपने देख लेना इसकी, ये जो दिया हुआ है टेबल। पेटेंट में कवर ये क्या कवर करता है, इन्वेंशन कवर करता है। नीड टू अप्लाई, यस नीड टू अप्लाई। बाकी किसी में बाकी में भी होता है। तो कितना ड्यूरेशन है इसकी, 20 ईयर्स। कॉपीराइट, लिटरेसी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क एंड सॉफ्टवेयर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। ये 70 साल डेथ होती है तो 70 साल रहता है। अच्छा, रजिस्टर डिज़ाइन, इमेज लुक एंड फील कवर्स, क्या कवर करता है, इमेज लुक एंड फील कवर करता है। अप्लाई करना पड़ता है, हाँ यस अप्लाई करना पड़ता है। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी है, मैक्सिमम ड्यूरेशन रजिस्टर डिज़ाइन की 25 ईयर। और इसके अलावा रजिस्टर ट्रेडमार्क क्या करता है, नेम और लोगो अप्लाई करना पड़ता है, हाँ यस अप्लाई करना पड़ता है। इसकी ड्यूरेशन अनलिमिटेड, ठीक है। इसके बाद है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या कवर करता है, अनपब्लिश सीक्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, नहीं, इसकी ड्यूरेशन अनलिमिटेड होती है। अच्छा, डाटाबेस राइट, ये डाटाबेस क्या करता है, डाटाबेस कवर करता है, अप्लाई करना पड़ता है, नहीं। और इसकी ड्यूरेशन क्या है, 15 ईयर्स। ये आपने टेबल देख लेना है। CS इम्पैक्ट सिक्योरिटी, CS कंप्यूटर सिक्योरिटी आल्सो नोन एज साइबर सिक्योरिटी एंड IT सिक्योरिटी। तो CS सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी भी कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम थेफ्ट एंड डैमेज टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड द इंफॉर्मेशन ऑन देम एज वेल एज द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लेना। मेरे क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी कौन से कंसर्न है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज कंसर्न विद द 4 मेन एरियाज। कौन कौन से 4, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डाटा। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी क्या है, ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन शुड बी एबल टू मॉडिफाई डाटा। अवेलेबिलिटी क्या है, डाटा शुड बी अवेलेबल टू यूजर वेयर नीड। ऑथेंटिकेशन क्या है, आर यू रियली कम्युनिकेटिंग विद हुम यू आर थिंक आर टू कम्युनिकेटिंग विद, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, हाँ ये इंसान क्या आप खुद भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी डाटा चोरी होने के लिए वगैरह वगैरह, और ये आपने लिख लेना। व्हाट इज़ फायरवॉल, फायरवॉल इज सिक्योरिटी कॉन्शियस पीस ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दैट इज सिट्स बिटवीन द इंटरनेट एंड योर नेटवर्क विद सिंगल माइंडेड टास्क प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग टू अस। फायरवॉल क्या है, सिक्योरिटी कॉन्शियस पीस ऑफ हार्डवेयर, पीस है और सॉफ्टवेयर विच सिट्स बिटवीन इंटरनेट एंड योर नेटवर्क, जो इंटरनेट और आपके नेटवर्क के दरमियान रहता है
विद ए सिंगल माइंडेड टास्क, एक ही काम होता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग अस। तो मतलब नेटवर्क पर जो लोग होते हैं वो उनको हमें उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। फायरवॉल एक्ट सिक्योरिटी गार्ड इंटरनेट एंड योर लोकल लेयर नेटवर्क लैन। ठीक है। अच्छा, सी एक प्राइवेसी में सी एस का क्या इम्पैक्ट है। सोशल साइट डाटा कहाँ से आता है, सोशल साइट से आता है, फेसबुक, ट्विटर, टेलीफोन कंपनीज से, मोबाइल नेटवर्क से, स्मार्ट सिटी कैमराज से, ईमेल से, पर्सनल सॉफ्टवेयर से, पासवर्ड लॉगिन वगैरह से। हाउ टू हैंडल इंटरनेट को कैसे हैंडल किया जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ईमेल्स कैन बी इनक्रिप्टेड, ईमेल को इनक्रिप्टेड किया जाए। एक्रोनोमाइजिंग प्रॉक्सीज को एक्रोनोमाइजिंग किया जाए। एक्रोनोमाइजिंग नेटवर्क को एक्रोनोमाइज किया जाए। EPIC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर, PI स्टैंड फॉर प्राइवेसी इंटरनेशनल। अच्छा जी, ये तो मॉड्यूल 183 एंड 184 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेंगे। CS इम्पैक्ट सोशल इश्यूज ऑफ IT। IT के सोशल इश्यूज कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, और डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर डिफेमेशन के लिए यूज़ हो सकती है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी को चोरी में भी यूज़ हो सकती है। साइबर बुलिंग यानी हम किसी को डिफेम कर सकते हैं, पब्लिक फिगर को इंटरनेट के जरिए। गेमिंग एडिक्शन, तो बच्चे जो गेमिंग के साथ एडिक्ट हो जाते हैं, ये इसके इश्यूज़ हैं। प्राइवेसी का इश्यूज़ होता है। हेल्थ और फिटनेस इसमें बहुत ज़्यादा इश्यू होते हैं क्योंकि बैठा रहता है इंसान, प्लास्टिक का शिकार होता है। इसके अलावा आँखों को वगैरह वगैरह। एजुकेशन, तो एजुकेशन का ये हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन हर किस्म की जो होती है एजुकेशन एक ही दफ़ा एक ही जगह पढ़ी हो तो हमें ये समझ नहीं आती कौन सी हमने पढ़नी है, ये भी इशू हो सकता है। टेररिज्म में हो सकती है, इंटरनेट के ज़रिए क्राइम कमिट होते हैं। फॉरबिडन लिटरेचर, ऐसा लिटरेचर जो फॉरबिडन होता है वहाँ पर भी इंटरनेट CS के ज़रिए ऐसा हो सकती है। अच्छा, CS impact on content filtering, email spam and loss. Content filtering is the most general sense involving using program to prevent access to certain items which may be harmful to opened and access. What are the important laws? Important laws कौन से ये देख लेंगे हैं। Can spam act in US, Canada anti-spam legislation, anti-spam law in Europe, spam act in Australia, South Africa वगैरह। What is can spam act? ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। Don't use the false and misleading header information. Don't use descriptive subject lines. Identify the message as an ad. Tell the recipient where you are located. On or opt out or request promptly. Monitor or what you are doing and this behalf. ठीक है जी। Child protection, electronic theft. ये आपने देख लेना है। ये इलीगल थिफ्ट, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं, और ये ऑनलाइन हरासमेंट वगैरह ये किस में होते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग ये किस में इंक्लूड होते हैं, ये इनकॉर्पोरेट प्रोडक्ट के ये ऑनलाइन मार्केटिंग में, और ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम और आइडेंटिटी थेफ्ट ये इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, हम इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। हमें वेब फिल्टरिंग यूज़ करनी चाहिए। पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर पेरेंट कंट्रोल कर सकते हैं। एनेबल सेफली फीचर, कोई सेफ्टी फीचर होने चाहिए, एनेबल होने चाहिए। और गाइड किड्स को, बच्चों को गाइड करना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा अब MS वर्ड शुरू हो गया है, तो हम वर्ड में जाते हैं। इसके ज़रिए मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। अच्छा, MS वर्ड में अब जाएं तो ये पहला होम टैब होता है। होम टैब में पहला क्या है, क्लिपबोर्ड। पहला टैब क्लिपबोर्ड है जिसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, कट पेस्ट फॉर्मेट,
जो हम अगर हम सारे इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करें तो कॉपी करें कॉपी हो जाएगा, किसी और जगह पर जाके पेस्ट करें तो पेस्ट हो जाएगा, या अगर सबको कट करें तो ये सारा कट हो जाएगा और इधर पेस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा प्रिंटर इसमें है। तो इसके अलावा दूसरा इसका है टैब, फ़ॉन्ट टैब है इसका, जिसमें हम उसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा उसको फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, और इसका केस चेंज कर सकते हैं, अपर केस से लोअर केस, और तमाम फॉर्मेटिंग जो अपने हैं उसको क्लियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उनको इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, और उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं यानी, और सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं यानी स्क्वेयर वगैरह ये लगा सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, कलर हाईलाइट कर सकते हैं, और उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। पहले में ये बताया हुआ है। और फिर है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट में ये पेजेस होते हैं यानी कवर पेज हमने लगाना हो तो वो लगा सकते हैं, पेज कवर। इसके अलावा ब्लैंक पेज लगा सकते हैं, पेज ब्रेक लगा सकते हैं, कहीं पे हमने पेज ब्रेक लगाना हो। इसके अलावा टेबल, हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम इधर इंसर्ट करें तो ये टेबल इंसर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसके बाद है पिक्चर, हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। शेप, कोई भी पिक्चर होगी यहाँ क्लिक करते, अगर डिवाइस में है तो डिवाइस कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन अपनी कहाँ से पिक्चर लेनी है तो ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शेप हम इंसर्ट कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ ये देखें, और शेप में हम कुछ जो लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट जो होता है वो ले सकते हैं हम। स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, ये स्मार्ट आर्ट का आपको फंक्शन का पता नहीं है अगर, जो कि हम वो मुख्तलिफ साइकिल्स बने होते हैं। ये देखें, लिस्ट बनानी होती है, ये लिस्ट और प्रोसेस होता है, प्रोसेस वगैरह, अगर हम किसी के प्रोसेस में जो डब्बे हैं जो बने हुए हैं इसे हम लिख भी सकते हैं। ये साइकिल एक हमने कुछ बनाना हो, जो साइकिल होते हैं वगैरह वो लिख सकते हैं। हायरार्की में जो लिख सकते हैं, रिलेशनशिप में ये वगैरह वगैरह, तो ये इसमें स्मार्ट आर्ट में आती है सर। इसके अलावा हम चार्ट बना सकते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। अगला ये विकीपीडिया वगैरह ये कर सकते हैं। और लिंक्स में हम लिंक नेट का जो किसी भी चीज़ का हम लिंक डाल सकते हैं इसमें, इंटरनेट का या हो या किसी यूट्यूब चैनल वगैरह का इंटरनेट लिंक वो कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस डाल सकते हैं, बुक मार्क डाल कर सकते हैं वगैरह। उसके बाद कमेंट हम डाल सकते हैं, कमेंट ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए तो ये हम इस पर ये यहाँ पे कमेंट वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये पेज हेडर लगा सकते हैं हम, उसका फूटर लगा सकते हैं, हेडर फूटर वगैरह। फूटर नीचे वाले एंड, पेज के एंड वाले हिस्से के नीचे जहाँ पर नंबरिंग वगैरह लिख सकते हैं, फूटर कहते हैं। पेज नंबर हम डायल कर सकते हैं। और टेक्स्ट फॉर्मेट में चूज़ ए टेक्स्ट बॉक्स, ये सब आपने एक मरतबा सब इम्प्लीमेंटेशन करके इन पर क्लिक करके आपने देख लेना है, तो इसका यूजेज आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा रिव्यू ऑप्शन में हम अगर जाएं तो ठीक है, इसमें स्पेल चेकर जो होता है, ग्रामेटिकल एरर जो होता है वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा डिक्शनरी देख सकते हैं, वर्ड काउंट फाइंड कर सकते हैं, और एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेज में, लैंग्वेज चेक अपनी कर सकते हैं, टेक्स्ट की कमेंट डायल कर सकते हैं, शो कमेंट को शो करवा सकते हैं। और इसके अलावा चेंजेस जो हमने किए हैं वो उनको ट्रैक कर सकते हैं, तो ये वगैरह। इसके अलावा एक्सेप्ट हमने कुछ करना हो, रिजेक्ट करने हो, प्रीवियस नेक्स्ट ये कर सकते हैं। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, आतर को बुला कर सकते हैं। और एडिट हमने जो की है, जो यही मैंने लिखा है, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक हाइड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर व्यू ऑप्शन में हम जाएं तो
और रीड मोड हम जांच करते हैं, लेआउट प्रिंट लेआउट मोड कर सकते हैं, वेब लेआउट में हम इसको लेके जा सकते हैं। और पेज मूवमेंट ये क्या हो, वर्टिकल मूवमेंट है या स्लाइड टू स्लाइड हो। उसके अलावा ये रूलर जो होता है, ये रूलर हम ये जो दिया हुआ है ये देखिए ऊपर आ गया, ये नीचे ये हम देख सकते हैं। और ग्रिड लाइंस ये जो होती हैं ये हम लगा सकते हैं अगर हम लगाना चाहें। नेविगेशन पेन जो अगर हम लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपने देख लेना। इसके अलावा जूम कर सकते हैं हम, अगर हम प्रोजेक्ट वगैरह लगाए हो तो जूम करना हो तो हम इसको जूम भी कर सकते हैं। वन पेज मल्टीपल पेजेस, जो पेज विथ जो होती है वो हम चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद है हम अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाएँ तो होम इंसर्ट में हम क्लिप बोर्ड ये कॉपी पेस्ट वो सारा हुई है। और न्यू स्लाइड हम एडिट कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसको रिसेट कर सकते हैं। अगर हम ये देखें ये उसका पुराना ही है सारा, ये इंटरलैक्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और इसके अलावा ये भी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट अगर आप उर्दू लिख सकते हैं। और इसके अलावा लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज लिस्ट लेवल इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, नंबरिंग उनको जो दे सकते हैं पैराग्राफ की सूरत में। और ये आपने देख लेना है। इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन और लाइन टेक्स्ट ये सैम्पल आप वो इंसर्ट कर सकते हैं इसमें ड्राइंग में। और अरेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड बाय स्लाइड। और स्टाइल चेंज कर सकते हैं और शेप फिल वगैरह ये आपने सब कुछ इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। अगर हम इंसर्ट में जाएं तो ये सब कुछ हुई है, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं सब कुछ। अच्छा, डिज़ाइन फेज़ में जाएं तो थीम्स ये दी हैं और वेरिएंट्स, मुख्तलिफ थीम्स हमने जो होती हैं वो चेंज कर सकती हैं। मैं अक्सर मेरे जो होती है वो मैं ये थीम लगाता हूँ अपनी वो जो होती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये थीम लगाता हूँ ये वाली। तो हम थीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सब वेरिएंट हैं। उसके बाद स्लाइड को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रिकॉर्ड में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी जो स्लाइड वगैरह रहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। और रिव्यू और व्यू में जाएं तो वो कोई अच्छी वर्ड फॉर्मेट वाले भी दिए हुए हैं मैक्सिमम, ये आप नीचे कर सकते हैं। ये व्यू ऑप्शन में नॉर्मल उसका साइट कैसी होगी, ये स्लाइड कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, आउटलाइन व्यू होनी चाहिए, साइड शॉर्टर ये वगैरह हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने देख लेना। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएं तो इसका भी वही होम सेक्शन में ये पुराने ही हैं सब कुछ। नंबरिंग फॉर्मेट कैसे करनी है हमने पहले फ़ॉन्ट क्लिपबोर्ड सेक्शन है, फिर फ़ॉन्ट अलाइनमेंट, नंबरिंग, स्टाइल, सेल्स कुछ जो हमने डिलीट करने हो या कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी हो या टेबल के सूरत में फॉर्मेट लिखना हो या सेल के स्टाइल चेंज करने हो, सेल को इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, उनके फॉर्मेट चेंज करने हो, ऑटो सम लगाना हो हमने। ये अगर ऑटो सम फर्क किया ये हम सेलेक्ट करता हूँ मैं तो इसका ऑटो सम लगाता हूँ, ये देखिए तो इसका नीचे ऑटो सम है। तो हम अगर बहुत सी हमने फ़र्ज़ किया ट्रांजैक्शन होती हैं, उस ट्रांजैक्शन को ऑटो सम लगाना होती है, ऑटो सम भी लगा सकते हैं, फिल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं वगैरह। और ये इंसर्ट ऑप्शन में ये सब कुछ आपने इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेना। और अगर हम अगर हैंडआउट्स के पेज में जाएं 360 पे 360 एंटर, तो इसमें दिए हुए हैं ये देखें ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेनी है, ठीक है। एवरेज V3 और V6 इसका एवरेज फाइंड करना हो, मैक्सिमम मिनिमम इसमें देखना हो,
सम फाइंड करना। तो ये आपने इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेनी है। एक मैं इसमें से का इम्प्लीमेंटेशन करके दे देता हूँ आपको। हल किया, ये है एवरेज AVG, कहाँ गया एक्सेल में, इन सब का एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ, इधर AVG एवरेज, शिफ्ट बैकस्पेस, तो इनको ये आपने इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे मेरा बटन काम नहीं कर रहा है कि यार ये कर देता है। तो इन तीनों को आपने हैंडआउट्स में जा, ये वाले ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेना, ठीक है। यानी ये लाइंस है उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, यही सेम आप लिखेंगे ना, इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू मैंने नहीं लिखा, मेरे ख्याल में इसलिए वैसे नहीं हो रहा था। इज इक्वल टू एवरेज, अच्छा एवरेज के बाद नंबर 1 इसका एवरेज A1 इसका क्या है, इसका एवरेज फाइंड करना है। तो इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, शिफ्ट इसका एवरेज हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं इस तरह से हमने ग्राफ इज इक्वल टू क्लिक करके आपने सही सब कुछ लिख लेना, ठीक है। तो इसका एक्सेल का हो गया, और रिव्यू और व्यू बटन भी आपने इसका देख लेना। इसके बाद ये है माइक्रोसॉफ्ट एसेस डेटाबेस, तो इसमें व्यू करने के लिए, थीम्स वगैरह करने के लिए, और इसके अलावा आपने इसके सारे ऑप्शन इम्प्लीमेंट करके देख लेने हैं। होम ये मैक्सिमम सेम है, और क्रिएट फॉर्म क्रिएट करने के लिए, डाटा टेबल क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होता है, शेयर पॉइंट स्लाइड्स परचेज करने के लिए होती है, क्वेरीज करने के लिए, और इसके अलावा ये सब ने अपनी रिपोर्ट कोई बनानी उसके लिए भी ये यूज़ होता है, मॉड्यूल्स वगैरह, और मैक्रो क्लास मॉड्यूल विजुअल बेसिक करने के लिए। ये सब अपने एक्सटर्नल डाटा इंसर्ट करना हो, टेक्स्ट टू फाइल चेंज करना हो, PDF टू XPS वगैरह चेंज करना हो, ईमेल को लिंक करना हो, इसके लिए भी यूज़ होता है। ये सब आपने देख लेना। तो मैक्सिमम मैंने इसका कवर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।